जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 का आज सेकंड पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने इब्तदा में आपको ये कहा कि चैप्टर 11 बेसिकली फिल्म थिकनेस की मेजरमेंट के एतबार से है। हमने कहा कि जब आप पेंट अप्लाई करते हैं, लिक्विड कंटेनिंग पेंट अप्लाई करते हैं जिसमें सॉल्वेंट मौजूद होता है, तो उस वक्त जो फिल्म बनती है उसे वेट फिल्म कहते हैं, और उस फिल्म की जो थिकनेस मेजर की जाती है उसको वेट फिल्म थिकनेस, मुख्तसरन हम उसको WFT कहते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि दो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम WFT मेजर कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमने ये सीखी कि जैसे ही पेंट अप्लाई करते हैं, पेंट अप्लाई करने के फौरन बाद ही WFT मेजर की जाती है। जितनी आप ताखीर करेंगे WFT मेजरमेंट करने में, उतनी ही WFT कम आएगी, क्योंकि पेंट के अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल होता है, जैसे ही आप पेंट को सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो वोलेटाइल मटेरियल खुद ब खुद इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, सॉल्वेंट उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो थिकनेस है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है, क्योंकि वोलेटाइल मटेरियल के उड़ने की वजह से। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी वो यही थी कि आपने जैसे ही WFT निकालनी है अगर, तो पेंट अप्लाई करते साथ ही जो है वो WFT मेजर की जाए। फिर हमने ये सीखा था कि WFT मेजर करने के लिए दो इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। कितने इक्विपमेंट्स हैं? दो इक्विपमेंट्स हैं। एक हमने पढ़ा था कि एक्सेंट्रिक व्हील है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि वो कॉम गाज है। ठीक है। और फिर हमने उसके बकायदा तरीकेकार सीखा था कि किस तरीके से जो है वो हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। आज ये है कि अगर पेंट खुश्क हो जाता है, जब पेंट की कोटिंग खुश्क हो जाती है, जिसे हम ड्राई फिल्म या उसकी थिकनेस को ड्राई फिल्म थिकनेस, मुख्तसरन उसको DFT बोलते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हमने ये सीखना है कि किस तरह हम DFT मेजर करते हैं। किस तरह हम क्या करते हैं, DFT मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें जो इब्तदाई पैराग्राफ है उसको पहले पढ़ते हैं। Specification for a painting contract will state a DFT criteria for each coat of the paint applied। कहते हैं जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जाती है, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। तो वो जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जाती है, याद रखें, कहते हैं उसमें जो पेंट सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर चार कोटिंग आपने करनी है, चार लेयर लगानी है पेंट्स की, तो उसने हर एक कोट का बाकायदा थिकनेस बताई होती है कि मिसाल के तौर पर पहला प्राइमर लगाया है, तो प्राइमर की थिकनेस उन्होंने बताई होती है कि प्राइमर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यानी प्राइमर की DFT कितनी होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं 50 माइक्रोन तो 50 माइक्रोन लगवाएं, 75 कह रहे हैं तो 75 लगवाएं। समझ रहे बात? इसी तरह अगर प्राइमर लगाने के बाद दूसरा कोट लगाया तो उसकी भी बाकायदा थिकनेस बताई जाती है। तो इन शॉर्ट, पहली लाइन में उसने ये बताया कि स्पेसिफिकेशन के अंदर बाकायदा ये बात दर्ज होती है कि आपने कितने कोट्स अप्लाई करने हैं पेंट के, और हर कोट की जो ड्राई फिल्म थिकनेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले कोट की DFT रिक्वायरमेंट मिसाल के तौर पर क्या देते हैं, 50 माइक्रोन, दूसरे की वो कहते हैं 75 माइक्रोन, तीसरे की क्या देते हैं फिर 50 माइक्रोन, चौथे की क्या देते हैं फिर 50 माइक्रोन। तो इस तरह हर कोड की उन्होंने बकायदा DFT आपको कहा होता है स्पेसिफिकेशन में। अब इंस्पेक्टर का काम क्या है, देखिए, कहते हैं एज इट इज द इंस्पेक्टर्स मेन फंक्शन टू इंश्योर दैट वर्क इज कैरिड आउट टू द स्पेसिफिकेशन। कहते हैं ये इंस्पेक्टर की अहम ड्यूटी, इंस्पेक्टर की ये है कि उसने इस बात को इंश्योर करना है कि जो थिकनेस हर कोट की स्पेसिफिकेशन में रिक्वायर की जा रही है ऑन ग्राउंड, सरफेस के ऊपर समझ ले, हर कोट की थिकनेस वही होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर किसने करना है? इंस्पेक्टर ने करना है। और जब वो इस बात को इंश्योर करने लगेगा तो डेफिनेटली वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेगा, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेगा, गाजेस का इस्तेमाल करेगा, और इस बात को देखेगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स
एक्चुअल रिजल्ट्स बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हैं या नहीं है, और होने चाहिए उसके मुताबिक। अगर डेविएशन है तो वो रेक्टिफाई करवानी है। ठीक है, क्या करवानी है? रेक्टिफाई करवानी है। कहते हैं ये जो डीएफटी हम मेजर करते हैं ना, उसके लिए डिफरेंट तरह की गाजेस इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशंस भी करते हैं। जैसे कल के लेक्चर में भी हमने देखा था कि डब्ल्यूएफटी भी हम कैलकुलेशन से निकाल रहे थे, मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके। इसी तरह डीएफटी भी हमने कल निकाला, वॉल्यूम भी निकाला, पेंट की जो वीएस परसेंटेज है वो भी हम निकाल सकते हैं। समझ रहे बात? तो अगर डब्ल्यू एफ टी डी एफ टी वगैरह आपके पास है, हम आप एरिया भी मतलब निकाल सकते हैं कि जनाब कितने एरिया में कितना पेंट यूज हुआ है। तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, तो वो तो कैलकुलेशंस कल आपने सीखी। अभी कुछ चार मेथड दिए गए हैं, कहते हैं डीएफटी कोई वैल्यू निकालने के लिए चार मेथड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है, कुछ टेस्ट पैनल्स हैं, उनकी मदद से। दूसरा उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली। तीसरा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस। कौन सी गाजेस? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस हैं, उनकी मदद से टेस्ट करके। दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस है। तो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव दो तरह के टेस्ट हैं, दो तरह की गाजेस हैं। उनका इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सरफेस एंड कोटिंग, जो सूटेबिलिटी बनती है उसके मुताबिक जो है वो गाजेस का सिलेक्शन की जाती है। तो कहते हैं चार में से कोई एक मेथड हम अडॉप्ट करते हैं जिससे हम डीएफटी मेजर कर लेते हैं। तो फिर दोहरा दूं, लब्बे लबाब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने या आपके क्लाइंट ने स्पेसिफिकेशन में बाकायदा डिमांड बताई होती है, रिक्वायरमेंट की होती है कि जनाब आपने सरफेस के ऊपर इतने कोट अप्लाई करने हैं और हर कोट की इतनी डीएफटी होनी चाहिए। अब इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो डिफरेंट गाजेस का, टेक्निक्स का, टूल्स का इस्तेमाल करके एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स उसने रिजल्ट्स निकाल के इस बात को इंश्योर करना है कि एक्चुअल रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड वही आ हो रहे हैं जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, काम हो रहा है। ठीक होगी बात? अब इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि जी चार मेथड आपके पास है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डीएफटी मेजर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहला, सबसे पहला उसने कहा जी टेस्ट पैनल्स है। टेस्ट पैनल्स आर यूजुअली 150 millimeter square plates of the same material as component being processed। कहते हैं टेस्ट पैनल बेसिकली 150 मिलीमीटर स्क्वायर का की प्लेट होती है, और ये प्लेट उस मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल का, आप अगर पाइप है तो जिस मटेरियल का पाइप बना है उसी मटेरियल की ये प्लेट भी बनाई जाती है। जिस जिस प्रोसेस से, ब्लास्टिंग के प्रोसेस से, सरफेस प्रिपरेशन के प्रोसेस से, जो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज आप अपने बड़े पाइप के ऊपर कर रहे होते हैं, आप वो सारी एक्टिविटीज साथ ये जो टेस्ट पैनल आपने लिया है उसके ऊपर भी परफॉर्म कर रहे हो। जिस तरीके से जितनी क्लीनलीनेस, जितनी रफनेस आपने पाइप के ऊपर गेन की है, उसी प्रोसीजर के तहत वही सारे प्रोसीजर आपने सात टेस्ट पैनल्स के ऊपर करने थे। और टेस्ट पैनल क्या है? 150 मिलीमीटर स्क्वायर की प्लेट होती है, और ये सेम उसी मटेरियल पर मुश्तमिल होती है जिस मटेरियल का आपका पाइप है। समझ रहे बात? जो मेन सरफेस है आपकी, जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है, जिसके ऊपर डीएफटी मेजर करने लगे, जिस मटेरियल की वो बनी है उसी मटेरियल का टेस्ट पैनल होना चाहिए। जिस जिस फंक्शनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी से वो आपकी ओरिजिनल पाइप या सरफेस गुजर रही है, उसी ही तमाम तरह एक्टिविटीज से आपके टेस्ट पैनल्स भी गुजरने चाहिए। समझ रहे बात? क्योंकि टेस्ट पैनल्स बेसिकली हम वहां यूज करते हैं जहां डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजिज आपने इस्तेमाल करनी है। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नाम से बस जरा है, डिस्ट्रक्टिव लफ्ज डिस्ट्रक्शन से लिया गया ना, तबाही से, डैमेज से, कि इसमें कोटिंग की थिकनेस आप तब मालूम करते हैं जब आप कोटिंग को डैमेज करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि इतनी अच्छी कोटिंग करके पाइप के ऊपर जो है ना वो आप इक्विपमेंट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का यूज करें और जनाब आप खुद ही
अच्छा कोट करके फिर खराब कर दें, कट लगा दें उसको, डैमेज कर दें, ऐसा तो नहीं होना ना। इसलिए फिर इसके साथ हम एक पैरेलल उसका अरेंजमेंट करते हैं टेस्ट पैनल की सूरत में, जब हमें ये पता होता है कि अब हमने डिस्ट्रक्टिव गाजिस का इस्तेमाल करना। क्लियर है? ये देखिए यही बात लिखी है, द प्लेट्स यानी टेस्ट पैनल्स अंडरगो द सेम ऑपरेशन एट द सेम टाइम एज मेन कंपोनेंट्स। जिस तरह मेन कंपोनेंट्स पे जो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज चल रही होती है, सेम वही इन्हीं टेस्ट पैनल वाली प्लेट्स के ऊपर भी वही कुछ होता है। मेनली यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये ज्यादातर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जहां परफॉर्म करने हो वहां ये टेस्ट पैनल यूज होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किस किस्म के हैं, आगे जाके इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में हम परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन मिसाल दे देते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे अडहियन का टेस्ट है। अडहियन का आगे जाके आप देखेंगे कि एक जो है वो डॉली टेस्ट है और एक हेड टेस्ट है। तो वो दो टेस्ट हम करते हैं अडहियन के लिए ना, तो वो अडहियन के टेस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद दे कैन आल्सो बी यूज फॉर डीएफटी चेक्स, और डीएफटी की चेक के लिए करने के लिए भी ये टेस्ट पैनल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अभी तो तरीका है, हमें पता चल गया कि ये टेस्ट पैनल के जरिए भी डीएफटी मेजर की जा सकती है, और टेस्ट पैनल की एक स्पेसिफिकेशन दे दी गई कि या स्टैंडर्ड दे दिया गया कि ये 150 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया की ये प्लेट होती है और उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल पे आपने पेंट अप्लाई किया और उसकी डीएफटी वहां जिसकी लेना चाहते हैं। ठीक है, और तमाम तर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तमाम तर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दोनों के ऊपर सेम चल रहे होते हैं, सरफेस के ऊपर भी और टेस्ट पैनल के ऊपर। क्लियर है? और ये वहां यूज करते हैं जहां डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने हो। कौन से करने हो? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने हो। दूसरा ये देखें कैलकुलेशन वाला मेथड उसने बताया, ये मेथड कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ फार्मूले हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फार्मूले में जो डेटा हम यूज करते हैं, ये डेटा बेसिकली अगर पेंट है तो पेंट के हवाले से जो मैन्युफैक्चरर ने एक टेक्निकल डेटा शीट दी हुई होती है, प्रोडक्ट डेटा शीट वो दी होती है, और एक टेक्निकल डेटा शीट, ये शीट्स हमारे पास होती है, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि ये पेंट है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड परसेंटेज यानी वीएस परसेंटेज इतनी है, इसमें वोलेटाइल मटेरियल इतना है, नॉन वोलेटाइल इतना है। समझ रहे बात? वो परसेंटेज वगैरह दी होती है, वो सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन उस शीट में दी होती है, वहां से हम उठा के वो फार्मूला लगा के उसमें चीजें पुट करके तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। डीएफटी हम उस तरह भी निकाल लेते हैं, डब्ल्यूएफटी भी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। ये चार फार्मूले थे जिसमें से हमने पढ़ा था डब्ल्यू एफ टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया, फिर डब्ल्यू एफ टी इज इक्वल टू 100/VS परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डी एफ टी। और इसी एक फार्मूले से बाकी दो फार्मूले भी ड्राइव हो सकते हैं। डी एफ टी का फार्मूला भी ड्राइव देखे किया, और साथ में वीएस परसेंटेज का फार्मूला भी उसी एक ही फार्मूले से ड्रा किया। ठीक है, इसकी जब आप प्रैक्टिस मजीद करें, क्योंकि छः कम से कम 5 से 6 MCQs मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आपके पेपर में लाजम आते हैं, ये मुफ्त के नंबर हैं, इसकी जितनी प्रैक्टिस करें थोड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई, उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जी अगर 12 लीटर पेंट आप यूज करते हैं, एक एरिया कवर करना है जो कि 10x10 मीटर का है, और व्हाट वुड बी द एवरेज डब्ल्यू एफ टी। डब्ल्यू एफ टी बोले, वो कहता कितनी होगी, तो वो देखें सिंपल, उसने सबसे पहला स्टेप किया, हमारे पास डब्ल्यू एफ टी मेजर करनी है, तो डब्ल्यू एफ टी मेजर करने का फार्मूला हमने देखा वॉल्यूम ओवर एरिया होता है। अब उसने 12 लीटर पेंट का है, तो हमने कहा ना था ना कि लीटर जो है ये वॉल्यूम की बड़ी इकाई है, इसकी छोटी इकाई में इसको आपने तब्दील करना है, यानी सीसी में तब्दील करना है। सीसी में तब्दील करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 सीसी होता है। इसलिए 12 लीटर के अंदर अगर सीसी निकालना है वॉल्यूम, तो फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 12,000 सीसी पे में ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एरिया है, एरिया उसने कहा 10x10 मीटर स्क्वेयर का एरिया आ गया है, और इस मीटर स्क्वेयर के एरिया को आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वेयर में हमने तब्दील करना होता है। तो सेंटीमीटर, मीटर से सेंटी में तब्दील करना है, तो आपको पता है 10 की ताकत 2 होता है, लेकिन स्क्वेयर लें तो 10 की ताकत 4 होगा, तो इसलिए 10 की ताकत 4 से मुराद 10,000 है। तो 10,000 के साथ 100m² मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे, तो जो आंसर आएगा 1 मिलियन, वो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सिंपली अब आपने क्या करना है कि जनाब वॉल्यूम ओवर एरिया, वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ, और वॉल्यूम कितना था 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और एरिया कितना था 1 मिलियन स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.012 सेंटीमीटर। ये देखें, ये सीएम क्यूब है, नीचे सीएम स्क्वायर है। जब स्क्वायर को क्यूब में से माइनस करेंगे तो सिर्फ अकेला सीएम रह जाएगा, सेंटीमीटर रह जाएगा। लिहाजा सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर को आपको पता है जब आप माइक्रोन में तब्दील करने लगते हैं तो फिर 10,000 से मजीद मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मीटर से माइक्रोन 10 की ताकत 6 होता है। सेंटी से माइक्रोन जाएं तो दो सेंटी, दो 10 की ताकत निकाल दें, बाकी 4 रह जाता है ना, तो 4 जीरो लगाएं तो 10,000 ही बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 10,000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 0.012 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोन में 10,000 से मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई किया तो 120 माइक्रोन आंसर आ गया। क्लियर है? ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। ये सारी मैथमेटिकल एक्सरसाइज, उसके सॉल्यूशन वो सारे आपको प्रोवाइड किए हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बहुत अहम है। ठीक है, ये देखें, ये इसी तरह ये दूसरी तीसरी एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो फिर पूछ सकते हैं। ये देखें, अब हम आते हैं तीसरा मेथड जो है ना, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस और फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस की तरफ। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस की मदद से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि टेस्ट पैनल इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ना, तो वो अब देखना है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस कौन सी हैं और कब हम अप्लाई करते हैं। देखिए जी, एज नेम इम्प्लॉइज दीज टाइप ऑफ गाजेस काज डैमेज टू द फिल्म विच देन नीड टू बी रिपेयर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाज, अगर ये गाज हम यूज करें कोटिंग के ऊपर, फिल्म के ऊपर, तो ये फिल्म को डैमेज करती है। और फिर जब हम उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं तो फिर उस डैमेज एरिया को रिपेयर करना पड़ता है। डैमेज एरिया को क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात, इफ अ स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड a magnetic gauge to be used to measure a coating including micaceous iron oxide। कहते हैं अगर स्पेसिफिकेशन में ये रिक्वायरमेंट है कि जी आपने मैग्नेटिक गाज यूज करनी है, कौन सी यूज करनी है, मैग्नेटिक गाज यूज करनी है कोटिंग के लिए, और ऐसी कोटिंग जिसमें MiO मौजूद हो, जिसमें क्या हो, MiO मौजूद हो। चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ा था कि MiO मिकेशियस आयरन ऑक्साइड जो है ना, पढ़े थे ना पिगमेंट्स। ये कौन से पिगमेंट्स थे, ये लैमिनार पिगमेंट्स थे या लैमिनार पिगमेंट्स थे? सही है, बैरियर प्रिंसिपल के तहत क्योर हो रहे थे। हाँ, चलो, तो मिकेशियस आयरन ऑक्साइड वाली कोटिंग भी हो तो कहते हैं अगर स्पेसिफिकेशन में ये है, रिक्वायरमेंट है कि आप मैग्नेटिक गाज यूज करें, इवन कोटिंग चाहे उसमें MiO भी मौजूद हो, आपने फिर भी स्पेसिफिकेशन ने कह दिया कि मैग्नेटिक गाज यूज करें तो वो यूज करें। मैग्नेटिक गाजेस जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो क्या होती हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव। क्लियर होगी बात? इन थ्योरी इट कांट बी डन, कहते हैं लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ये मुश्किल है। कैसे? MiO इज मैग्नेटिक, MiO क्या होती है, मैग्नेटिक होती है, एंड वुड काज एरर इन द रीडिंग। अगर मैग्नेटिक गाज यूज करेंगे ना, मैग्नेटिक गाज आपने यूज की और कोटिंग ऐसी है जिसमें MiO है, तो पहले लाइन में ये कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है तो आप करें। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकली रीडिंग सही नहीं आएगी, क्योंकि जिस पेंट की आप थिकनेस मेजर करने लगे हैं मैग्नेटिक गाज की मदद से, उस थिकनेस, उस पेंट के अंदर MiO मौजूद है, जो जो भी वो भी मैग्नेटिक है। जब कोटिंग भी मैग्नेटिक है और ऊपर मैग्नेटिक गाज भी यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, रीडिंग ठीक नहीं आएगी, एरर आना आएगा उसमें। लेकिन इन दिस इंस्टेंस जब ये इस तरह का मसला आ जाए कि अब कोटिंग MiO है और मैग्नेटिक गाज यूज करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, तो वहां मजबूरी बन जाती है, फिर वहां आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाज यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है, याद रख लें। पहली बात कि MiO मैग्नेटिक है, MiO क्या है, मैग्नेटिक है। दूसरी बात ये है कि जब
कोटिंग मैग्नेटिक होगी, जब कोटिंग क्या होगी, मैग्नेटिक होगी, तो फिर जरूरी होता है कि आप जो है वो डिस्ट्रक्टिव गाजेस यूज करें। क्या करें? डिस्ट्रक्टिव गाजेस, स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस यूज करें। और इट मे बी रिक्वायर्ड टू मॉनिटर क्लोजली द WFT एंड कैलकुलेट द DFT। और उसके अलावा आप WFT कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मदद से फिर DFT कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? ये तो आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि डिस्ट्रक्टिव गाज आपने कहाँ यूज करनी है। तो ये एक बड़ी बात अहम रख लें या ज़हन में कि अगर कोटिंग मैग्नेटिक होगी, अगर कोटिंग MIO कंटेनिंग होगी, क्योंकि MIO मैग्नेटिक है, तो अगर कोटिंग मैग्नेटिक होगी तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव गाज यूज की जाती है। वहां पे क्या की जाती है? डिस्ट्रक्टिव गाज। वैसे तो अगर देखा जाए ना, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्टिव गाज है, डिस्ट्रक्टिव गाज से तो कट लगाना है ना। अब जब वो कट ही लगाना है कोटिंग में, टेस्ट पैनल के ऊपर, कोटिंग में जब कट ही लगाना है, तो फिर वो काहे मैग्नेटिक और काहे नॉन मैग्नेटिक, हर तरह की कोटिंग के ऊपर अप्लाई हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मोस्टली हम यूज वहां करते हैं जहां पे कोटिंग मैग्नेटिक है। और कोटिंग मैग्नेटिक होने की वजह से अगर मैग्नेटिक गार्ड यूज करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इस वजह से हमें जो वो इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा जो इसको डिस्ट्रक्ट करे, तो डिस्ट्रक्टिव गार्ड यूज करनी पड़ेगी, फिर उसकी मदद से हमें थिकनेस मैयर होगी। क्लियर? अब कौन कौन सी डिस्ट्रक्टिव गाज हैं? सबसे पहली गाज जो देखें जी, PIG गाज। क्या कहते हैं इसको? PIG गाज। ये जो PIG है ना, इसमें P से मुराद पेंट, I से मुराद इंस्पेक्टर्स और G से मुराद गाज है। पेंट इंस्पेक्टर गाज। ठीक है? PIG गाज, पेंट इंस्पेक्टर्स गाज, इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव गाज। डिस्ट्रक्टिव गाज कौन सी होगी फिर? ये PIG गाज। क्लियर है? मैं फिर दोहरा दूं, कहते हैं डिस्ट्रक्टिव गाज हम वहां पे लाजम यूज करते हैं जहां पे कोटिंग मैग्नेटिक होगी, या जहां पे कोटिंग MIO मौजूद हो गया, तो वहां पे भी डिस्ट्रक्टिव गाज यूज करते हैं। और पहली गाज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव गाज, वो कौन सी है? PIG गाज। इसे पेंट इंस्पेक्टर्स गाज भी बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव गाज। ठीक है? इसका अब तरीकेकार देखो, वो समझाना चाहता है। वो कहता है जनाब आपने ऐसा करना है, चलो पढ़ लेते हैं साथ में। A reference line of a contrasting color is drawn on the painted surface to be tested. कहते हैं जनाब सबसे पहले तरीकेकार ये होगा कि एक लाइन ड्रॉ करें। वो जो लाइन है वो कंट्रास्टिंग कलर की ड्रॉ करनी है। कंट्रास्टिंग कलर से मुराद ये है कि अगर कोटिंग, टेस्ट पैनल पे जो कोटिंग की है वो अगर लाइट कलर में है, तो जो आपने लाइन लगानी है वो डार्क कलर में लगाएं। और अगर डार्क कलर में कोटिंग है तो फिर लाइट कलर में लाइन लगाएं, ताकि वाजे नजर आए ना लाइन। ठीक होगी बात? तो उसे कंट्रास्टिंग कलर की रेफरेंस लाइन बोलते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने? पेंटेड सरफेस के ऊपर एक सीधी लाइन लगानी है कंट्रास्टिंग कलर की, उस लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। ये देखें, जैसे आपके सामने ये ब्लैक कलर की एक लाइन लगाई है उसने, ये वाली सीधी लाइन लगी है ना, या इधर से भी देखेंगे ऊपर तो ये वाली, हाँ, या ये वाली, ये सीधी एक लाइन लगाई है, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या जी, कंट्रास्टिंग कलर की बिल्कुल सीधी एक रेफरेंस लाइन आपने सरफेस के पेंट के ऊपर लगानी है जिस पेंट की आप DFT निकालना चाहते हैं। फिर अ ब्लेड इज टाइटन इन अ स्पेशल स्लॉट इन द PIG। कहता है ये जो PIG है ना, उस PIG में एक ब्लेड की सिलेक्शन की जाती है, और उस ब्लेड, जैसे ये ब्लेड है, वो एक स्पेशल PIG गाज में जगह बनी है, स्लॉट बनी है, जहां पे ये ब्लेड फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है। फिर इस ब्लेड की मदद से हमने ना कट लगाना होता है। दो चीजें जरूर बड़ी अहम है। ये जो ब्लेड है ना बेटा, ये डिफरेंट तरह के ब्लेड्स होते हैं। जब इसका आप किट उठाते हैं ना, तो इसमें डिफरेंट ब्लेड्स होते हैं। जो ब्लेड आप सिलेक्ट करते हैं,
उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इतना एंगल का इतना डैमेज आपने कट लगाना है इस ब्लेड की मदद। और फिर जो आप ग्रेटिकल रीडिंग लेंगे, उस रीडिंग के साथ ये कन्वर्जन फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करना, फिर जाके माइक्रोन में डीएफटी आएगी। समझ रहे बात? तो अभी तक सीखा क्या कि हमने एक कंट्रास्टिंग कलर की रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमने एक ब्लेड सेलेक्ट करना है और उस ब्लेड को इसी पीआईजी गाज की स्पेसिफिक स्लॉट के अंदर उसको फिक्स करना है, ताकि हम इसकी मदद से, ब्लेड की मदद से क्या कर सकें, कट लगा सकें। Pressure applied to the force the blade through the paint to the substrate and then cut across the reference line. तो कहते हैं ये जो कट लगाना है ना, आपने इस तरह लगाना है कि जनाब सिर्फ कोटिंग में कट लगे, नीचे सबस्ट्रेट में कट ना लगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। और कट जो लगाए उसमें कम से कम डैमेज कितना होना चाहिए, 3/8 का। सो इट इज देन पॉसिबल टू एग्जामिन। जब आप ये कट लगा देंगे ना, तो फिर आप, आसान है आपके लिए, आप उस डैमेज को माइक्रो फोकसेबल माइक्रोस्कोप की मदद से फोकस करके उसको इजीली देख सकते हैं। अब देखें, ये जो आपके सामने नीचे एक फोकसेबल माइक्रोस्कोप बनी है, इस फोकसेबल माइक्रोस्कोप को सबसे पहले आपने कट लगाना है। कट लगाया, 3/8 का डैमेज किया, करने के बाद जहाँ कट लगाया है वहां पे डेफिनेटली कट इस तरह लगेगा कि नीचे जो सरफेस है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। देखिए ना, सबस्ट्रेट तक लगाया, कोटिंग जितनी लेयर कोटिंग हुई है उन सब में कट लगाया। तो 30 के मिसाल के तौर पर उसने ब्लेड ए सिलेक्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि 30 या 60 के एंगल से आपने कट लगाना है, उन्होंने उसी हिसाब से उसी एंगल का कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद इस एरिया के, डैमेज्ड एरिया के ऊपर आपने ये जो फोकसेबल माइक्रोस्कोप है उसको इस हिस्से को रखना है। इस हिस्से को रखने के बाद में ये देखें, ये ऊपर आईपीस बना हुआ है, इस आईपीस की मदद से आपने बेटा इसको फोकस करके देखना है। और इस तरह फोकस करना है कि जो कोटिंग की हुई है ना, 4 लेयर अगर लगी हुई है तो हर लेयर का कलर डिफरेंट होता है, बकायदा नजर आ रहा होता है। वो चारों ऐसे नजर आ रही होंगी, नीचे सबस्ट्रेट नजर आए, जहां सबस्ट्रेट नजर आ रही है वहां पे फिर जो है ना, ये जो ऊपर वाला आई पीस होता है ना, ये देखिए इसके ऊपर स्केल बना हुआ है ना, इस स्केल को ग्रेटिकल स्केल बोलते हैं। और इससे जो ये रीडिंग लेंगे हम, ये जो रीडिंग है इसे ग्रेटिकल रीडिंग कहते हैं। ठीक है? तो जब आपने सबसे पहले फोकस करना है, जहां नीचे सबस्ट्रेट नजर आना शुरू हो जाए, वहां फोकस करने के बाद में ग्रेटिकल रीडिंग लेनी है, और इस ग्रेटिकल रीडिंग को ब्लेड के साथ जो कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लेना है। बस ये तरीकेकार है इसको पीआईजी गाज की मदद से डीएफटी मेजर करने का। ठीक है जी, हम यहाँ से पढ़ते थे। Measurements can be taken by means of a graphical scale engraved on one of the lenses. Lenses के ऊपर स्केल बना हुआ है, engraved है, और वो स्केल किसे क्या कहते हैं, उसको ग्रेटिकल स्केल, और उससे ली जाने वाली रीडिंग को ग्रेटिकल रीडिंग बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए जी, डायमेंशन टेकन फ्रॉम द ग्रेटिकल स्केल एट दिस पॉइंट आर नॉट इन एनी यूनिट। यहाँ जो डायमेंशन ली है ना हमने, वो किसी यूनिट में, ग्रेटिकल जो रीडिंग ली है वो कहते हैं वो विदाउट यूनिट होती है। वो क्या होती है? विदाउट यूनिट होती है। एज द एंगल ऑफ कटर यूज कैन चेंज, सो विल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेटिकल। क्योंकि इसमें फिर जो कटिंग का एंगल है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि ब्लेड की सिलेक्शन के साथ बताया जाता है कि इतना डैमेज और इतना एंगल और ये कन्वर्जन फैक्टर, और उसको फिर आपने ग्रेटिकल रीडिंग के साथ करना है। यहाँ नीचे एक मिसाल से समझा रहा था। कहते हैं जिस मिसाल के तौर पर चार्ट इज सप्लाइड विद ईच गाज एंड ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। इफ फॉर एग्जांपल द चार्ट इंडिकेट ब्लेड नंबर 3, फर्ज किया आपने ब्लेड नंबर 3 सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें लिखा हुआ है कि एक्स एंगल का कट लगाएं। एक्स एंगल से मुराद कोई एंगल दे दिया उसने, 30, 60, 45, जिस एंगल का उसने कहा उस एंगल का कट लगा दिया जी आपने रेफरेंस लाइन के ऊपर कोटिंग के अंदर। ठीक होगी बात? एंड देन कैन बी यूज ऑन द थिकनेस लेस देन 500 माइक्रोन। कहते हैं ये बकायदा उसने बताया होता है कि जी अगर टोटल पेंट फिल्म की थिकनेस 500 माइक्रोन से कम है तो फिर आपने ये वाला ब्लेड यूज करना है, इस एंगल से कट लगाना, और ये कन्वर्जन फैक्टर होगा। और इससे ज्यादा अगर थिकनेस है वाली है तो फिर दूसरा। तो मल्टीप्लाई ग्रेटिकल रीडिंग,
जो ग्रेटिकल रीडिंग आती है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1.8 के साथ। कहते मिसाल के तौर पर ग्रेटिकल रीडिंग आती है जी 20 यूनिट ऑफ द ग्रेटिकल स्केल। ग्रेटिकल स्केल के साथ कोई यूनिट नहीं बताया, उसे सिंपल बता दिया 20। समझ रहे बात। तो 20 जो आया है कहता है उसको अब आपने जो ग्रेटिकल रीडिंग का कन्वर्जन फैक्टर ये 1.8 दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1.8, आंसर क्या आ गया, 36 माइक्रोन। समझ रहे बात। तो ये 36 माइक्रोन जो है ये क्या आ गई, डीएफटी आ गई उसको। क्लियर है कोटिंग की। ये तरीकेकार है पीआईजी गाज की मदद से, बड़ा आसान तरीके से जो है ना इस डिस्ट्रक्टिव गाज का इस्तेमाल करके आप जो है वो डीएफटी मेजर कर सकते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने लगा। कहते अदर कॉमनली यूज डिस्ट्रक्टिव गाजेस आर रिक्सन टेस्ट ड्रिल, सेबर्ग थिकनेस ड्रिल, डैमेज काज विद दिस इज सर्कुलर। कहते हैं पीआईजी गाज के अलावा और भी दो गाजेस हैं जिनका जिक्र किया है कि ये भी डिस्ट्रक्टिव गाजेज है। नंबर एक रिक्सन टेस्ट ड्रिल और नंबर दो सेबर्ग थिकनेस ड्रिल। क्लियर है। और इनका उसका तो एक मखसूस एंगल से कट लगाया था ना पीआईजी का, तो इसका जो डैमेज करना होता है वो सर्कुलर फॉर्म में इनकी मदद से डैमेज किया जाता है कोटिंग। ठीक है। उनको किसी एंगुलर फॉर्म में और इसको सर्कुलर फॉर्म में डैमेज किया जाता है। तो लिहाजा ये दो लाइनें जो है ना वो स्टूडेंट अक्सर नहीं पढ़ते और यही वो पूछ लेते हैं कि जी नीचे बताएं कौन सी डिस्ट्रक्टिव गाज है। तो नीचे नाम रिक्सन टेस्ट ड्रिल या सेबर्ग थिकनेस ड्रिल दे दिया जाता है। तो तीन गाजेस पढ़ी हैं हमने डिस्ट्रक्टिव की आपकी सिलेबस में। एक पीआईजी गाज, पेंट इंस्पेक्टर्स गाज, दूसरी रिक्सन टेस्ट ड्रिल और तीसरी सेबर्ग थिकनेस ड्रिल। ये तीन थिकनेसेस वाली जो ड्रिल है वो हमने देखी। मैं अब आपको इसकी ना एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा ज्यादा सर्कुलर। ये लो जी, ये अब नॉन डिस्ट्रक्टिव गाज की तरफ बढ़ते हैं। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव गाजेस कौन सी हैं जी। दिस कैटेगरी ऑफ द गाज इज द मोस्टली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गाजेस हैं ये होती हैं। और इन नॉन डिस्ट्रक्टिव गाजेस को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। कुछ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाजेस होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मैग्नेटिक गाजेस होती हैं। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक गाजेस। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गाज की बात पहले करेगा। कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक गाज वर्क मेनली ऑन टू प्रिंसिपल्स। याद रखिए कि दो असूलों पे इलेक्ट्रॉनिक गाजेस काम कर रही होती हैं। अब वो जो दो असूल कौन से हैं, नंबर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा एडी करंट। तो ये दो करंट, दो असूल हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और दूसरा कौन सा है, एडी करंट। इन दो असूलों पर इलेक्ट्रॉनिक गाजेस जो है वो वर्क करती है। और मैग्नेटिक इंडक्शन इज सूटेबल फॉर फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर इलेक्ट्रॉनिक गाज काम करती है वो ज्यादातर सूटेबल कैसी सरफेस के लिए होती है, जो फेरोमैग्नेटिक हो। क्या हो, जो फेरोमैग्नेटिक हो, यानी जो आयरन से बनी हो। किससे बनी हो, आयरन से। आयरन लातीनी जुबान में फेरस कहा जाता है ना, तो वहां से लफ्ज लिया गया फेरो। समझ रहे बात। फेरो यानी आयरन कंटेनिंग जो सबस्ट्रेट हो, डेफिनेटली आयरन वाली मैग्नेटिक भी होती है, इसे फेरो मैग्नेटिक आ गया। ठीक होगी बात। तो फेरो मैग्नेटिक सबस्ट्रेट के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गाज आप इस्तेमाल करने के लिए सिलेक्ट करेंगे तो वो करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत काम कर रही, एडी करंट के असूल के तहत नहीं कर रही बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के तहत काम कर रही।
और इसी तरह अगर नॉन फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट है, यानी जिसमें आयरन नहीं है, वो नॉन फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट होगी। तो जो नॉन फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट है, कहते हैं उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक गाज वो सिलेक्ट की जाती है जो एडी करंट के असूल के तहत काम करती है। ठीक है जी। तो सीखा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक गाजेस दो असूलों पे काम करती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा एडी करंट। तीसरी बात हमने सीखी कि जो फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट्स है उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली, और जो नॉन फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट्स है उनके लिए एडी करंट के असूल के तहत काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक गाजेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चलो ये तो असूल समझ आ गए। लेकिन आज की जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक गाजेस हैं उनमें सेंसर इतने अच्छे लगे हैं कि उस सरफेस को सिलेक्ट करके, यानी एक ही तरह की गाज होती है, वो अकॉर्डिंग टू द सरफेस नेचर अपना वर्किंग प्रिंसिपल खुद ही सिलेक्ट कर लेती है। एक ही गाज फेरस और नॉन फेरो मैग्नेटिक सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर एक ही यूज हो जाती है और अपना वो वर्किंग प्रिंसिपल खुद ही चेंज कर लेती है। समझ रहे बात? Modern electronic gauges are sometimes supplied with the probes suitable for both. Modern electronic gauges आजकल जो सप्लाई हो रही है वो दोनों तरह की सिचुएशन में डील हो जाती कर लेती हैं, यूज हो जाती है। एंड द गाज ऑटोमेटिकली चेंज फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फिटेड प्रॉब। वो जो भी सबस्ट्रेट होती है उसके मुताबिक अपने प्रॉब्स की मदद से खुद ब खुद ही अपना फंक्शन जो है ना वो चेंज कर लेती है। Both types are for measuring non-ferromagnetic coating. So accuracy जो इलेक्ट्रॉनिक गाजेज हैं उनकी एक्यूरेसी जो है वो ±1.5% होती है। समझे बात? 0.5% है। अच्छा ये देखिए, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक गाजेज हैं आपके सामने। इलेक्ट्रोफिजिक मिनी टेस्ट गाज है, इलेक्ट्रॉनिक गाज है। ये दी एग्जैक्टो है, और ये एल्कोमीटर है। ठीक है। इसमें आपका जो एक प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस में, वो एक इलेक्ट्रॉनिक गाज का इस्तेमाल है जो कि ये है एल्कोमीटर। इस एल्कोमीटर की मदद से इस एल्कोमीटर की मदद से आप जो है वो डीएफटी मेजर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक गाज है। लेकिन याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक गाजेस के अंदर चूंकि बैटरीज यूज होती हैं, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस की साइड पे इलेक्ट्रॉनिक गाजेस अलाउ नहीं होती, क्योंकि हल्का सा स्पार्क एक बड़ा एक्सप्लोजन की वजह बन सकता है। वहाँ मजबूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक की बजाय मैग्नेटिक गाजेस का इस्तेमाल किया। लेकिन मोस्टली हम काम ऐसी साइट्स पे नहीं कर रहे होते, वो यार्ड्स ही अलग होते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेज अलग है। तो जहाँ पे कोई ऑयल एंड गैस नहीं है अवेलेबल, तो वहाँ तो फिर आप कर सकते हैं, और ये आसान भी है, जल्दी रिजल्ट अच्छा दे देते हैं। ठीक है। लो जी, उसके बाद आ गया आपका मैग्नेटिक गाजेस। ये जो गाजेस है ना, ये इसकी तस्वीर आ सकती हैं और इनकी पहचान आपने करनी होती है प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है। और ये जो मैं बताया कि ये वाली गाज जो है वो बाकायदा दी जाती है एल्कोमीटर, ये आपने देखना है कि कैसे इसकी मदद से हम कर सकते हैं। डिटेल इधर आपकी नहीं, बुक में नहीं दी गई, सही है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल का हिस्सा है एल्कोमीटर का। देखनी है वीडियो? दिखा दें, दिखा दें। ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। This tutorial was developed to provide you with the step-by-step instructions you'll need to successfully incorporate the Elcometer 456 top dry film thickness gauge into your daily activities. We'll take you through the initial gauge setup, help you set limits, and familiarize you with the 456's audible alarms. ठीक है, याद रखें जब भी कोई गाज Before we begin, please take a moment to familiarize yourself with the buttons and icons you'll encounter as you successfully navigate this tutorial.
उसमें If you should प्रोसीजर need बताता है assistance कि with इसको इस any तरह of these इस्तेमाल buttons करना है। as you work, और placing दूसरी your अहम mouse बात क्या है, directly over the button will reveal it. दूसरी अहम बात यह है कि कैलिब्रेशन की जाती है कि क्या ये जो इक्विपमेंट है वो सही रीडिंग कर भी सकता है या नहीं। अब आप देखें, ये जो एल्कोमीटर की एक बड़ी तस्वीर आपको नजर आ रही है ये वाली, इस बड़ी तस्वीर में एल्कोमीटर के साथ एक ये छोटा सा ना प्लास्टिक की फॉइल नजर आ रही है। ये जो प्लास्टिक की फॉइल है ना, ये शिम है। ये क्या है? शिम। ये जो शिम है, ये फॉइल है, इसकी थिकनेस हमें पता होती है। इसकी थिकनेस पता होती है। मिसाल के तौर पर ये वाइट कलर की शिम है, हम कहते हैं कि यार 250 माइक्रोन इसकी थिकनेस है। अब इस एल्कोमीटर को इसके साथ लगा के रीडिंग लेके देखें कि क्या 250 माइक्रोन ही रीडिंग दे रहा है। अगर तो दे रहा है तो इसका मतलब एल्कोमीटर सही है। अब इसको अब आप कोटिंग के ऊपर अप्लाई करके रीडिंग ले सकते हैं। और अगर इस नॉन वैल्यू वाली जो शिम है इसके मुताबिक वो रीडिंग नहीं सही दे रहा, तो इसका मतलब एल्कोमीटर में कोई फॉल्ट है, उसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। जब तक ये सही एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे, हम आगे नहीं कर चल सकते ना। Start the measurement by ये checking देखिए that you कैसे have all करना है, you अब इसको need गौर से समझें। and that the calibration certificate for the instrument is valid. Adjust the instrument to 0 on a plain steel plate. ठीक है And जी, क्या कहता है, प्लेन स्टील प्लेट लें, उसके ऊपर इसकी जीरो को एडजस्ट करें। प्लेन स्टील प्लेट, प्लेन स्टील प्लेट से मुराद के नॉन कोटेड जो होती है, जिसमें कोटिंग कोई नहीं हुई, समझ मेरे बात, उसके ऊपर आके इसको जीरो पे एडजस्ट करें। then, using a suitable calibration foil to the approximate expected dry film thickness, adjust the instrument again. ये देखिए 250 माइक्रोन आई ना। ये कहता है कि सबसे पहले आप इसको जीरो करें। जीरो करने का क्या तरीकेकार है कि प्लेन स्टील प्लेट हो जिसके ऊपर कोटिंग नहीं है, नॉन पेंटेड स्टील प्लेट, उसके ऊपर उसके प्रॉप को रखें और फिर इसको जीरो करें। जब जीरो हो जाए तो फिर अब आपने उसी स्टील प्लेट के ऊपर सफेद रंग की क्या की है, शिम को रखा है। ये देखें, ये वाली जो शिम सफेद कलर की रखी है, ये जो सफेद कलर की शिम होती है ना, इसकी थिकनेस 250 माइक्रोन है, ये हमें पता है। अब हमने इस शिम की थिकनेस मेजर करनी है। अगर वो 250 ही आती है तो इसका मतलब है ये हमारा एल्कोमीटर ठीक है। अब इसकी मदद से हम पेंट फिल्म थिकनेस जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। चलें जी, ये देखिए। Thickness, adjust the instrument again. You're now ready to check the painted ये surface. पेंट की सरफेस, Take पेंटेड as many सरफेस के ऊपर readings as आकर required according to the यानी standard readings you're ले working लें। to or as given in the paint specification. ले रहे हैं। Results are recorded manually or automatically. और रिजल्ट देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है, जस्ट आपने प्रॉप उसके साथ टच किया है, उसने रिजल्ट दे दिया कि 244 माइक्रोन। समझ गए बात? ये इतना आसान सा प्रैक्टिकल है, ये आपका पहला दूसरा प्रैक्टिकल है समझ। अब आपके पास एग्जाम में क्या होगा, जिस तरह ये टेस्ट पैनल है ना, पेंटेड टेस्ट पैनल है, इस तरह का एक पेंटेड टेस्ट पैनल भी दिया होगा आपके पास। ठीक है, शिम भी पड़ी होगी और नॉन पेंटेड या अनपेंटेड जो सबस्ट्रेट है वो भी पड़ी होगी ना। बस आपको ये देखा जाएगा कि जनाब एल्कोमीटर की मदद से जो सैंपल पड़ा हुआ है इसकी डीएफटी कितनी है। नीचे ऑप्शन में डीएफटी की वैल्यू दी हुई है, 4 वैल्यू दी हुई है। आपने बस इस तरह इसकी मदद से मेजरमेंट लेनी है और जो है आंसर आता है, जो आपका आंसर, और नीचे ऑप्शन में जो करीब करीब भी हैं वो ओके कर दे। ठीक होगी बात? ये इतना आसान सा प्रोसेस है। Start the measurement by checking that you have all you need and that the calibration certificate for the instrument is valid. Adjust the instrument to 0 on a plain steel plate. And then, using a suitable calibration foil to the approximate expected dry film thickness, adjust the instrument again. You're now ready to check the painted surface. Take as many readings as required according to the standard you're working to or as given in the paint specification. समझ आ गई ये बात की? अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया ना कि जी आपने इलेक्ट्रॉनिक गाज का इस्तेमाल कर लिया। अब यही डीएफटी मेजर करने के लिए
अब इलेक्ट्रॉनिक के बजाय मैग्नेटिक गाज यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि ऑयल एंड गैस की साइट है और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक नहीं यूज कर सकते, वहां फिर मैग्नेटिक करनी पड़ेगी। तो वो जो मैग्नेटिक है ना, वो भी आपके पास ये ऑप्शन होता है। मैं सबसे पहले वो ही वाली दिखाता हूँ जो आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, आपके सिलेबस में मौजूद है। वो है बनाना गाज। अब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, आपके पास लैब में ये दोनों गाजेस अवेलेबल होंगे, एल्कोमीटर भी मौजूद होगा और ये बनाना गाज भी मौजूद होगी। आपके ऊपर चॉइस है, जो आपको आसान लगती है, जिससे आप जल्दी रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, उन दोनों में से किसी एक ही सिलेक्शन करके आप जो है डीएफटी मैयर करनी है। क्लियर होगी बात? ये कौन सी गाज है? बनाना गाज है। और जो पहली वाली थी एल्कोमीटर, बनाना गाज मैग्नेटिक गाज है और एल्कोमीटर कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक गाज है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गाज है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये देखते हैं कि ये कैसे काम करती है बनाना गाज। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, शिम जो है ना वो रखी। गौर करें, ये जो व्हाइट कलर की शिम रखी, एक अनपेंटेड टेस्ट पैनल था छोटा सा, उसके ऊपर आपने एक शिम रखी, वो शिम जिसकी डीएफटी का आपको पता है, ड्राई फिल्म थिकनेस उसकी पता है। शिम की कितनी है? वाइट वाले की होती है 250 माइक्रोन। अब आपने क्या किया, ये बनाना गाज, इस बनाना गाज का ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है ना, जिसको शिम के ऊपर रखा है, ये इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होता है। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। और इस मैग्नेट के पीछे जो है ना, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और वो स्प्रिंग जो है ना उसके साथ अटैच है, जिसको ये हाथ उंगली आप अंगूठा नजर आ रहा है ना, एक व्हील्स है जिसको घुमाते हैं, इस व्हील को नर्ड व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्ड व्हील। अब इस व्हील को सबसे पहले उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, तो उस एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मकसद ये है कि इसमें जो स्प्रिंग है ना वो लूज हो जाए, और जो स्प्रिंग लूज हो जाए तो स्प्रिंग के साथ अटैच जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, ये आजादाना तौर पर नीचे वाली मैग्नेटिक सरफेस, फेरो मैग्नेटिक सरफेस के साथ अटैच हो जाए। समझ रहे बात? अब एक चीज और भी गौर कर रहे हैं कि कोटिंग क्या है, सबस्ट्रेट नीचे फेरोमैग्नेटिक है और ऊपर जो कोटिंग है, फॉइल है, वो तो प्लास्टिक की है, वो नॉन फेरोमैग्नेटिक है। वो कौन सी है? नॉन फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें। जो मैग्नेटिक गाजेस कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब सरफेस फेरोमैग्नेटिक हो और ऊपर कोटिंग नॉन फेरोमैग्नेटिक हो। क्योंकि ये जो फॉइल है प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक जो है वो उसमें फेरस नहीं है, और प्लास्टिक मैग्नेटिक भी नहीं होता। ठीक होगी बात? तो इसलिए जब भी फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग नॉन फेरोमैग्नेटिक हो, तो वहां पे मैग्नेटिक गाज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। चलें देखें, ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसने उसको लूज कर दिया स्प्रिंग को सारा, ताकि स्प्रिंग के साथ जो अटैच परमानेंट मैग्नेट था, वो आजादाना तौर पर जो है वो नीचे सब फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सके। अब अटैच हो गया, लेकिन दरमियान में फॉइल मौजूद है, शिम मौजूद है। अब देखो, उसके बाद उसने ना क्लॉकवाइज इसको घुमाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये जैसे ही क्लॉकवाइज घुमा रहा था, तो एक वक्त आया कि ये जो प्रोजेक्शन है रेड कलर की इल्ली सी नजर आ रही है आपको, ये ऊपर उठाई। जैसे ही ये ऊपर उठेगी ना टक करके, तब समझ लें कि अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। जब वो अलग हो गया, तो अब आपने रीडिंग लेनी है। देखिए रीडिंग कितनी आ रही है, 220 माइक्रोन। कितनी आ रही है? लेकिन शिम की रीडिंग कितनी थी, थिकनेस कितनी थी? 250 माइक्रोन। इसका मतलब है कि हमें रीडिंग कम आ रही है। तो ये जो बनाना गाज है ये सही नहीं है, इसकी कैलिब्रेशन होना जरूरी है। पहले इसको जीरो करना है, इसकी कैलिब्रेशन करनी है, एरर फ्री करना है, फिर दोबारा से अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है? अब देखो वो कैसे किया जाता है, कैलिब्रेशन कैसे करनी है। हमें पता चल गया कि रीडिंग कम दे रहा है। अब आपने इसके व्हील को दोबारा से घुमाना है,
ये देखिए अब ये कम रीडिंग दे रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करना है, इस हिस्से को ना, ये वाला हिस्सा जो है निशान के साथ, ये कम रीडिंग दे रहा है, इसको थोड़ा पीछे करेंगे तो सही रीडिंग देगा फिर। अब इसके ये फर्क हुआ है या इसकी वजह से खराबी आ रही है ना, तो इसको अब ठीक करना है जी। अभी देखो आपके सामने ठीक करके दिखाते हैं, सिंपल। ये देखें, इसको पीछे कर दे निशान तक, ये जो लाइन है इस तक इसके बराबर कर। अब आपने दोबारा वही प्रोसेस दोहराना है। उसी तरह आपने रखा, परमानेंट मैग्नेट के नीचे वो शिम एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर क्लॉकवाइज दोबारा घुमाया। जैसे वो रेड कलर की प्रोजेक्शन आउट होगी, तो अब आपने रीडिंग लेनी है। अब देखिए रीडिंग कितनी है, 250 माइक्रोन। इसका मतलब है अब हमारी ये जो बनाना गाज है ये रेडी है, कैलिब्रेट हो चुकी है, ये रेडी है। अब इसको आप पेंटेड टेस्ट पैनल के ऊपर या पेंटेड सरफेस के ऊपर अप्लाई करें। समझे बात? अब एक चीज जरा गौर करें, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक गाज यूज किए, कब किए, जब फॉइल प्लास्टिक की थी। इस तरह कोटिंग भी जब नॉन फेरोमैग्नेटिक होगी तब यूज करेंगे ना। अब आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार एमआईयू वाली कोटिंग के ऊपर बनाना गाज यूज हो सकता है। अब एमआईयू वाली कोटिंग के ऊपर बनाना गाज यूज हो सकता है। आप पीछे पढ़ के आए हैं कि एमआईयू तो मैग्नेटिक है, एमआईयू क्या है, मैग्नेटिक है। तो ये तो नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए कोटिंग, उसके ऊपर फिर ये मैग्नेटिक गाज इस्तेमाल, बनाना गाज इस्तेमाल नहीं होती। क्लियर होगी बात? इसलिए फिर वहां पे हम वो डिस्ट्रक्टिव गाज यूज कर रहे थे। क्लियर है? चलें। ये आपके दो गाजिस हो गई। अब बाकी जो दूसरी नॉन डिस्ट्रक्टिव गाजिस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये आपके सामने एक टिंसले पेंसिल है जी। ये कौन सी पेंसिल है? टिंसले पेंसिल। इसको भी यहाँ पे आते हैं। टिंसले पेंसिल, टिंसले पेंसिल या पुल ऑफ गाज, sometime called a foreman's gauge, is suitable for spot checks and is not very accurate। कहते हैं ये जो टिंसले पेंसिल है ना, इसको हम फॉरमैन गाज भी बोलते हैं। ये जस्ट हर इंस्पेक्टर के पास होता है, पेन की तरह उसने इधर लटकाई होती है पॉकेट में, और ये जस्ट स्पॉट चेक के लिए होती है। और इससे जो रीडिंग आती है वो ज्यादा हेल्दी रीडिंग नहीं होती, एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती, अलबत्ता एक अंदाजा, एक असेसमेंट के लिए बस इसको रखा जाता है। इसमें गलती का इम्कान भी बड़ा ज्यादा होता है, इसकी एक्यूरेसी ±15% है। समझे बात? इसको यानी जो रीडिंग आपके पास आएगी ना, वो या तो 15 ज्यादा देगी या 15 कम हो। ठीक होगी बात? अच्छा, इट लुक्स वेरी मच लाइक अ पेन एंड इंडीड इज सम टाइम फिटेड विद अ पॉकेट क्लिप। जैसे पेन की तरह है, बकायदा क्लिप, जैसे पॉकेट में आप अपना बॉल पेन लगा लेते हैं, उसी तरह कहते हैं इसको भी लगाया जा सकता है। सो इट हैज अ परमानेंट मैग्नेट, इसमें भी परमानेंट मैग्नेट है, और उस परमानेंट मैग्नेट के साथ उसी तरह स्प्रिंग अटैच है, जिस तरह बनाना गाज में था। तो इसमें भी परमानेंट मैग्नेट है और स्प्रिंग अटैच है उसके साथ। द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग कैन बी adjusted so that the gauge can be calibrated to work over a variety of thickness। कहते हैं वो जो स्प्रिंग की टेंशन है ना, उसको एडजस्ट करके हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। क्लियर होगी बात? और मुख्तलिफ थिकनेस वाली कोटिंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इसकी बनावट देखें, इसमें आपको ये नीचे परमानेंट मैग्नेट नजर आ रहा है, इस परमानेंट मैग्नेट के साथ अटैच स्प्रिंग है, ऊपर इसके स्क्रू है जो एडजस्ट करते हैं जिससे टेंशन को, जिस तरह पीछे नर्ड व्हील था इस तरह ऊपर स्क्रू लगा हुआ है, तो इसकी मदद से जो उसके अंदर स्प्रिंग है उसको, उसकी टेंशन को बढ़ाते हैं या रिलीज करते हैं। ठीक है, कम ज्यादा करते हैं। और उसके साथ एक बकायदा एक स्लीव सी एक स्केल बना होता है और उसमें कर्सर लाइन लगी हुई है जिसकी मदद से आप रीडिंग लेते हैं। ये देखें, ये ऐसी दिखती है ये टिंसले पेंसिल। ठीक है, बस सिर्फ एक असेसमेंट के लिए ना, हमें पता तो है ना कि ये गलती कितनी कर सकती है, 15 ज्यादा या कम। ठीक है, वो तो ऐसे स्पॉट चेक के लिए ना। प्रॉपर टेस्ट तो फिर जब हम करेंगे वो तो करेंगे लाजम ना।
हाँ, सिर्फ जस्ट ये स्पॉट चेक करिए, ठीक है। उसके बाद बेटा ये दूसरी गाज है, इसे हम हॉर्सशू गाज बोलते हैं। इसकी ये ज्यादा बेहतर समझी जाती है टिंसले पेंसिल से, क्योंकि उसमें 15% थी एक्यूरेसी, इसमें 10%, समझ रहे। और आगे जो बनाना गाज पड़ी थी वो 5% थी, ठीक है। एक्यूरेसी लाजम याद रखें। अच्छा, ये जो हॉर्सशू गाज है ये मोस्टली कहते हैं आइडियल है कैसी सरफेस के ऊपर, जो हॉट सरफेसेज होती हैं जिनमें मेटल स्प्रे किया होता है। सर्फ मेटल स्प्रे, मेटल कोटिंग करते हैं ना, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं बाज दफा, थर्मली स्प्रेड एल्यूमिनियम, TSA। तो जो हॉट ड्यूटी सर्फेसिस होती हैं, हॉट ड्यूटी सर्फेसिस कौन सी होती हैं? ऐसी सर्फेसिस जिनका वर्किंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जाता, 100 से शुरू हो चाहे 1100 डिग्री तक भी जाता, वो सारी एक ही कैटेगरी आती है हॉट ड्यूटी सर्फेसिस, समझे। तो हॉट ड्यूटी सर्फेसिस के ऊपर जब कोटिंग की जाती है, बाज दफा मेटालिक कोटिंग की जाती है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाई जाती है, उसे मेटालिक कोटिंग कहते हैं ना। तो उस कोटिंग की भी थिकनेस इसी हॉर्सशू गाज से मेजर की जा सकती है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसका क्या तरीकेकार है वो भी इसी तरह देखें। ये जो इसका ये नर्ड व्हील नजर आ रहा है, इस नर्ड व्हील के साथ स्प्रिंग है, और ये इसमें दो परमानेंट मैग्नेट हैं, ये जो नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इसका ऊपर ये कर्सर लाइन और ये स्केल बना है जहाँ से रीडिंग लेते हैं। तरीका वही है कि नर्ड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के स्प्रिंग में टेंशन रिलीज करके इन फुट को, परमानेंट मैग्नेट्स को आज़ाद किया जाता है, ताकि वो आज़ादाना तौर पर सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाए। फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाया जाता है नर्ड व्हील को, और जब घुमाते हैं तो उस वक्त तक घुमाया जाता है जब तक ये जो परमानेंट मैग्नेट के फुट है ये सरफेस से अलग नहीं हो जाते। जब अलग हो जाते हैं तो रीडिंग ले ली जाती है। क्लियर है? ये देखिए, ये और शू गाज, ये गाजिस के बारे में इधर क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं जी। मैग्नेटिक हॉर्सशू गाज इज वेरी ओल्ड टाइप ऑफ गाज, बड़ी पुरानी गाज है, लेकिन स्टिल फेवर्ड फॉर मेजरिंग हॉट सर्फेसेज सच एज मेटल स्प्रे। लेकिन आज भी जो हॉट सर्फेसेज जिनके ऊपर मेटल स्प्रे की कोटिंग की जाती है, कहते हैं उनके लिए जो है ना आज भी ये ज्यादा फेवरेबल समझी जाती है। दूसरी बात, एक्यूरेसी ऑफन कोटेड एज बेटर देन ±10%, and as for all magnetic gauges it is suitable for use in hazardous area। जो hazardous areas होते हैं ना, कहते हैं वहां पे भी इस ये सूटेबल समझी जाती है इसका इस्तेमाल। सो दिस गाज वर्क बाय मेजरिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कहते हैं ये कैसे रीडिंग देती है? मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली की वजह से, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स है ना। देखो बाकियों में सिर्फ एक एक मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट लगा था, इसमें दो पोल हैं, समझ रहे बात। इसमें दो पोल हैं और उनमें से जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और उनमें जो तब्दीली आती है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं ना। उसके मदद से जो है ना वो कहते हैं ये हमें रीडिंग देता है। तो फ्लक्स चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय द थिकनेस ऑफ नॉन मैग्नेटिक कोटिंग। और ये जो फ्लक्स चेंज है ये बेसिकली नॉन मैग्नेटिक कोटिंग की थिकनेस बता रहा है। These gauges are supplied in a wide variety of scales, are calibrated like all magnetic gauges। जिस तरह दूसरी सारी magnetic gauges कैलिब्रेट की जाती हैं, ये भी उसी तरह कैलिब्रेट की जाती है, समझ रहे बात। उसी तरह शिम की मदद से ही इसको कैलिब्रेट किया जा सकता है। तो जी ये तीसरी जो लिखा हुआ है ना, ये मैग्नेटिक कोटिंग थिकनेस गाज नॉन कलॉकली एज द बनाना गाज, ये बनाना गाज की डिटेल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक कोटिंग थिकनेस गाज है ये क्लॉकली का मतलब है आमतौर पर इसको बनाना गाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनाना गाज। बनाना गाज की अलग से उसने कोई हेडिंग नहीं दी, बस ऐसे पैराग्राफ की सूरत में लिख दिया, ठीक है। तो ये बनाना गाज के यहाँ से शुरू होता है। कहते हैं बनाना गाज का भी यूज होता है मैयर नॉन फेरो कोटिंग ओवर फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मोस्टली पेपर में आती है।
कि बनाना गाज का भी यूज होती है जब नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग हो और सबस्ट्रेट कौन सी हो, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। एंड कैन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इवन बी यूज्ड अंडर वाटर, पानी में भी इस्तेमाल हो सकती है, और इस्तेमाल करने का तरीका जो वही बात है कि इसके साथ जो मैनुअल आता है उसको पढ़ें, जो मैन्युफैक्चरर ने जो तरीकेकार बताया उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल। ठीक है जी। This type of gauge relies on the spring tension to break the magnetic attraction of a permanent magnet to ferromagnetic substrate. इसकी भी वर्किंग क्या है कि वही परमानेंट मैग्नेट लगा होता है सबस्ट्रेट के साथ, और उस टेंशन को ब्रेक करके जो है ना हम इससे रीडिंग लेते हैं। हाँ, because spring tension doesn't have a linear function, the scale on the gauge are in a logarithmic increment. So when the calibrate for use, it is therefore of a paramount importance to calibrate using a shim as near as possible to the paint thickness. कहता बेहतर यही है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करने लगे तो शिम के ऊपर जो है ना इसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन करें, और शिम की सिलेक्शन उस शिम की सिलेक्शन करें जिस शिम की थिकनेस आपकी कोटिंग की थिकनेस के साथ मिलती जुलती है, करीब करीब हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो ना, बार बार शिम की थिकनेस की बात हो रही है। ये देखें, ये मैं आपको ये शिम्स बताता हूँ, ये लिख लें आप ना साथ अपने पेपर पे कि पर्पल कलर की शिम सेलेक्ट करेंगे तो पर्पल कलर की 25 माइक्रोन थिकनेस रखती है, ब्लू कलर की शिम की थिकनेस 50 माइक्रोन होती है, ब्राउन कलर की 125 माइक्रोन, व्हाइट कलर की 250 माइक्रोन, और येलो कलर की 500 माइक्रोन। तो ये जो सिलेक्ट करेंगे ना शिम, शिम आप कोशिश करें वो सिलेक्ट करें कि जितनी डीएफटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमने अपनी कोटिंग से लेनी है, उसके साथ उस रेंज को जो करीब करीब मिलती जुलती शिम है ना उसके सिलेक्शन। फिर हमें जो कि अब शिम की तो वैल्यू का पता है, थिकनेस का पता है, लिहाजा हम क्या कहते हैं उसकी थिकनेस के मुताबिक ही कैलिब्रेशन करेंगे ना। फिर बनाना गाज की मदद से जब हम शिम की कैलकुलेशन या कैलिब्रेशन कर लेते हैं, अगर सेम आ रही है तो हम कहते हैं इक्विपमेंट ठीक है, फिर अब आप इसको डायरेक्ट सरफेस के ऊपर कोटिंग के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? ±5%। मैग्नेटिक गाजेस में सबसे अच्छी एक्यूरेसी इसकी है। प्रोसीजर अब बताया हुआ है नीचे उसने, प्रोसीजर मैंने वैसे दिखा भी दिया आपको, लेकिन चलें अब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ देते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर फॉर द कैलिब्रेशन टू BS 3900 PTC5 नाउ ISO 2808। तो ये जो प्रोसीजर हम अभी लिखने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, कहते हैं ये प्रोसीजर किसके मुताबिक है, कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड है 3900, उसका पार्ट C5 देखें, जो कि अब ISO का 2808 स्टैंडर्ड है, उसमें भी यही चीज लिखी है। नेशनल ग्रिड स्पेसिफाई कैलिब्रेशन ऑन अ prepared surface, therefore a plate with the same substrate surface finish so that to which the paint is applied should be used। अब नेशनल ग्रिड स्टेशन क्या स्पेसिफिकेशन में लिखता है? वो कहता है कि जनाब हमारी स्पेसिफिकेशन ये है कि जिस जो सरफेस आप लेंगे ना, जो टेस्ट पैनल लेंगे, वो उसकी सरफेस की प्रेपरेशन वो उसी तरीके से उतनी रफनेस वगैरह क्लीनलीनेस वगैरह प्रॉपर उसी प्रोसीजर के तहत होनी चाहिए जो जो आपकी ओरिजिनल, जैसे टेस्ट पैनल के लिए जो हम काम कर रहे थे कि मटेरियल भी वही टेस्ट पैनल का और जो सबस्ट्रेट का, ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी सारी वही, रिजल्ट्स भी सारे वही। सही है? तो इसको भी वो कहते हैं कि आपने बकायदा यहाँ पे भी स्पेशली वो नेशनल ग्रिड स्टेशन वाले कहते हैं कि सरफेस प्रेपरेशन का जो फिनिशिंग है, सरफेस प्रेपरेशन के दो पैरामीटर फिनिशिंग पैरामीटर होते हैं, एक उसमें सरफेस की क्लीनलीनेस कितनी की हुई है और दूसरा उसकी रफनेस कितनी की हुई है। ठीक है? क्लीनलीनेस कितनी की हुई है और रफनेस कितनी की हुई है, तो वो भी पैरामीटर्स कहते हैं, यहाँ पे भी आपने देखने अचीव करने। It is extremely important to remember that should the gauge be calibrated on a flat plate। यहाँ पे वो कहता है याद रखें बनाना गाज की कैलिब्रेशन करनी ना तो पाइप के ऊपर नहीं करनी, राउंड सरफेस के ऊपर नहीं करनी, हमेशा फ्लैट सरफेस के ऊपर करनी। The reading on a blasted surface would take from approximately 2/3 of the depth of the profile।
गिविंग वैल्यू अप टू 50 माइक्रोन मोर देन द एक्चुअल ओवर द पीक वैल्यू। कहते याद रखें जो सरफेस पर आप यू सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोटिंग नहीं हुई, अभी सिर्फ प्रिपेयर हुई है, रफ हुई है, कहते हैं वो रफ सरफेस कम से कम वो जरूर याद करें जिसकी 50 माइक्रोन तक रफनेस या सरफेस प्रोफाइल हो, वो जरूर याद करें, मिनिमम 50 माइक्रोन रफनेस हो। सही है, फिर सही रीडिंग आएगी। अच्छा जी, आप क्या करते हैं जी, सिलेक्ट अ प्लास्टिक शिम जो मैग्नेटिकली इंसुलेटेड होती है। प्लास्टिक शिम ले, प्लास्टिक शिम वो जिसमें से मैग्नेटिक वेव्स निकल के आ जा सके ना, ठीक है। कहते जी प्लास्टिक शिम ले लें, कौन सी लेनी है, जिसकी थिकनेस नियर एज पॉसिबल इन थिकनेस टू दैट ऑफ द पेंट टू बी मैयर। जो पेंट मैयर करना है ना, जिसकी थिकनेस उतनी थिकनेस के करीब करीब वाली प्लास्टिक की शिम की सिलेक्शन करनी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, प्लेस द शिम सेंटरली ऑन द कैलिब्रेशन प्लेट एज डिटेल्ड अबव। तो शिम को आपने कैलिब्रेशन प्लेट के दरमियान में रख दें, ठीक है, जैसे बताया गया ऊपर। उसके बाद लोकेट द मैग्नेट इन द गाज ऑन टू द शिम। जो परमानेंट मैग्नेट वाला हिस्सा है वो शिम के ऊपर रखें। अप्लाई अ लाइट प्रेशर, और थोड़ा सा उस गाज को थोड़ा सा दबाएं। जब आप दबाएंगे तो उससे क्या होगा, इंश्योर दैट द हील डजंट वोबल अप, वोबल और रॉक। कहते हैं जब आप यूं परमानेंट मैग्नेट को रख के यूं दबाएंगे ना, तो जो पीछे जो उसका फुट है ना, हील है जो, वो ऊपर नहीं उठी रहेगी, वो भी बैठ जाएगी नीचे। यानी परमानेंट मैग्नेट और फुट दोनों जगह ऊपर बैठ जाए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से दबा दें। ठीक हो गया बात। वो लैंड होनी चाहिए प्रॉपरली, वोबल नहीं होनी चाहिए, ऊपर उठी नहीं होनी चाहिए पीछे, जैसे हील जो हील उठी होती है वैसा नहीं होना चाहिए। फुट और परमानेंट मैग्नेट दोनों फ्लैट लैंड किए होने चाहिए अच्छी तरह। फिर जी वाइंड द स्केल व्हील, वो जो स्केल व्हील थी जिसे नर्ड व्हील भी हम बोल रहे थे, कहते उसको वाइंड करें, उसको घुमाएं द गाज फुली फॉरवर्ड टू रिलीज ऑल टेंशन ऑन द स्प्रिंग। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तो आप रिलीज ही कर रहे होते हैं स्प्रिंग की टेंशन को, और स्प्रिंग इजीली आजादाना तौर पर अलो हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में। ठीक है। फिर क्या है, वाइंड द व्हील स्लोली बैक। अब उसी व्हील को क्लॉकवाइज घुमाना है, स्लोली बैक घुमाना है, आस्ता आस्ता घुमाएं। जैसे जैसे आप फोर्स लगा के घुमा रहे हैं तो स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रही है, स्प्रिंग परमानेंट मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा था और उसको पीछे खींच रहा होता है। जो परमानेंट मैग्नेट और सबस्ट्रेट आपस में चिपक चुके होते हैं उनको जुदा करने की पावर दे रहे होते हैं ये, जब आप ये क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है। स्प्रिंग अनटिल मैग्नेट डिटैच, कहते हैं ये आपने व्हील को क्लॉकवाइज घुमाते रहना उस वक्त तक जब तक मैग्नेट डिटैच नहीं हो जाता, मैग्नेट और सबस्ट्रेट आपस में डिटैच नहीं हो जाता। At this point, movable cursor on the gauge is adjusted so that the red line on the top of the cursor is in line with the thickness. और फिर जो टॉप पे जो रीडिंग दी गई है उसमें एक रेड लाइन का कर्सर है, उसके सामने रीडिंग नोट करें। वो रीडिंग जो है ना वो आपकी वो होनी चाहिए जो शिम की रीडिंग है। सही है। अगर फर्क आ रहा है तो मैंने जैसे हमने प्रैक्टिकल में भी देखा वीडियो क्लिप में, तो उस तरह हमने उसको आगे पीछे करके उसकी रीडिंग ठीक करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, कम है या ज्यादा है। ठीक है। दिस गाज इज नाउ रेडी टू यूज। जब आप कैलिब्रेशन कर लेते हैं शिम की मदद से, कहते हैं ये गाज आप ठीक है, रेडी टू यूज। अब इसको अब आपने अप्लाई कर देना है बनाना गाज को सरफेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट, नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग के ऊपर। सम बनाना गाज डू नॉट हैव अ मूवेबल कर्सर। कुछ ऐसी गाजेस भी हैं जिनमें मूवेबल कर्सर नहीं होता। इंस्टेड दीज हैव अ फिक्स कर्सर, उसमें फिर कर्सर फिक्स होता है, मूवेबल कर्सर नहीं होता। क्या होता है, यानी इसका मतलब है कि कुछ बनाना गाजेस हैं जिनमें कर्सर मूवेबल होता है और कुछ फिक्स होता है। मोल्डेड इनटू द केस, वो जो उसके ऊपर केस है ना बना हुआ, उसके ऊपर ही वो निशान कर्सर लगा होता फिक्स। एंड अ मूवेबल स्केल टू कैलिब्रेट दिस गाज, द वैल्यू ऑफ द शिम ऑन द स्केल व्हील हैज टू बी मूव टू द कर्सर। लिहाजा ये आपका बनाना गाज जो है ना वाला सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट होता है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरह हमने डीएफटी मेजर करनी। सही है। डीएफटी मेजर करने के लिए 4 तरीके सीखे। हमने कहा टेस्ट पैनल ले लें 150 स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया वाला, ठीक है, वो ले लें। फिर हमने कहा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। चौथा तो डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव गाजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने कहा जो डिस्ट्रक्टिव गाजिस हैं उनमें कौन कौन सी पीआईजी गाज पड़ी थी और कौन सी सेबर्ग थिकनेस ड्रिल और रिक्सन, ठीक है। तो ये 3 गाजिस पड़ी थी। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो डिस्ट्रक्टिव गाजिस हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक गाजिस हैं, मैग्नेटिक गाजिस हैं, और फिर डिस्ट्रक्टिव के बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव गाजिस आ गई। और नॉन डिस्ट्रक्टिव गाजिस में भी बाकायदा हमने टिंसले पेंसिल और शुगाज बनाना गाज पढ़ा। और इलेक्ट्रॉनिक गाजिस में जो ज़्यादा यूज़ होती है वो एल्कोमीटर है, उसका पढ़ा। और साथ में उसके दी एग्जैक्टो द इलेक्ट्रोफिजिक मिनी टेस्ट, और ये भी पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक गाजिस। हाँ, तो ये चीज़ें हमने सीखी। कल इंशाल्लाह अजीज़ हम ये सीखेंगे कि जो पेंट हमने अप्लाई कर दिया, कोटिंग अप्लाई कर दी है, तो उस कोटिंग की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाता है। यानी थिकनेस तो आप डब्ल्यूएफटी भी मेजर कर ली, डीएफटी भी मेजर करने के तरीका सीख लिया। और ये इसमें आप तो सब इंस्पेक्टर्स को एक्सपर्ट होना चाहिए। ये आपका मेन ड्यूटी है, मेन फंक्शन है आपका। समझ रहे हैं बात?